हम लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चौथे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे और यदि हम लोग एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बात करें तो तीसरे नंबर चैप्टर को, जिसका नाम है जनन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 3 वीडियो में इस चैप्टर का बहुत सारा महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो सबसे पहले यदि आप लोग इसका बेसिक क्लास और पिछला तीनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आपको यह पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा। और क्योंकि आपके लिए यह महत्वपूर्ण चैप्टर है तो समझना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझेंगे तो परीक्षा में फिर आपसे प्रश्न छूट जाएंगे। तो चलिए, आज का जो यह वाला क्लास है इस चैप्टर का चौथा क्लास है, यानी कि चौथा पार्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम आपको सबसे पहला नंबर प्रश्न बताएंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं, इसका सचित्र वर्णन करें, यानी कि चित्र के साथ वर्णन करना है। तो सबसे पहले तो हम आपको थ्योरी पार्ट बताएंगे, यानी कि मादा जनन तंत्र में कितने भाग होते हैं इसके बारे में बताएंगे, और फिर साथ ही साथ हम आपको चित्र की सहायता से भी इसके बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि एक एक बात आपको अच्छे तरीके से समझा दें ताकि परीक्षा में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो चलिए, बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग मादा जनन तंत्र के बारे में जानते हैं कि मादा जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि मादा जनन अंग नर के जनन अंग से काफी ज्यादा जटिल होता है, यानी कि जो मादा का जनन अंग है और जो नर का जनन अंग है, यदि दोनों में जटिलता की बात करें कि सबसे ज्यादा जटिल कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा कि मादा का जनन अंग सबसे ज्यादा जटिल होता है, यानी कि नर के जनन अंग से मादा का जनन अंग जो होता है वह ज्यादा जटिल होता है। अब क्यों जटिल होता है यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि मादा जनन तंत्र के प्रमुख भाग जो होते हैं वह निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहला भाग होता है अंडाशय, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। ध्यान रखिएगा, मादा जनन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंडाशय को मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग बोला जाता है। अंडाशय को मादा का प्रथम लैंगिक जनन अंग बोला जाता है, जिसकी संरचना अंडाकार होती है। नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसका नाम है अंडाशय, यानी कि कैसा संरचना होगा, तो अंडाकार, यानी कि अंडे के जैसा इसकी संरचना होगा। और इसकी संख्या आप लोग ध्यान रखिएगा, एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी कहने का मतलब कि 2, ठीक है, एक जोड़ी कहने का मतलब कितना होता है, 2, यानी कि अंडाशय की संख्या मादा में कितना होता है, 2 होता है, जो एक दाहिने साइड में होता है और दूसरा बाएं साइड में होता है। इसके बारे में हम आपको चित्र में विस्तार से बताएंगे। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो अंडाशय होता है यह उदर गुहा के अंदर स्थित होता है। अंडाशय कहां पर स्थित होता है, तो उदर गुहा के अंदर में स्थित होता है। और अंडाशय की बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अंडाशय की बाहरी परत कौन से ऊतक का बना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। लेकिन यदि हम लोग अंदर वाले भाग की बात करें कि अंदर वाला भाग कौन से ऊतक का बना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि अंडाशय की बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक का और जो अंदर वाला भाग होता है यह संयोजी ऊतक का बना होता है। तो यहां से 2 बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि अंडाशय का बाहरी परत एपिथेलियम ऊतक का और जो अंदर वाला भाग है यह संयोजी ऊतक का बना होता है। और यह जो संयोजी ऊतक का बना होता है और यह जो एपिथेलियम ऊतक का बना होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्ट्रोमा। जो संयोजी ऊतक होता है, जो अंदर वाला भाग संयोजी ऊतक का बना होता है, इसे हम लोग अस्ट्रोमा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। और अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना। किस चीज का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना। अब अंडाणु का निर्माण क्यों होता है आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब पुरुष का शुक्राणु मादा के जनन अंग में जाता है तो जा करके अंडाणु से ही मिलता है, और जब मादा के शरीर में अंडाणु को निषेचित किया जाता है उसके बाद ही क्या होता है कि
महिला गर्भवती होती है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है अंडाणु का निर्माण होना, और पुरुष में सबसे ज़्यादा जरूरी है शुक्राणु का निर्माण होना। जब हम आपको नर जनन तंत्र के बारे में बताएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को हम विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पर अंडाशय के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना तथा हार्मोन का स्राव करना। ठीक है, अंडाशय का प्रमुख कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा कार्य होता है हार्मोन का स्राव करना। तो अंडाशय के बारे में तो आप लोग समझ गए होंगे, जो मादा जनन तंत्र का सबसे पहला भाग होता है अंडाशय, आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें हम आपको बताएं कि इसकी संरचना अंडाकार होती है, संख्या एक जोड़ी होती है। कहां पर स्थित होता है? तो उदर गुहा के अंदर में स्थित होता है। अंडाशय की बाहरी परत को एपिथेलियम उत्तक का बना होता है, और जो अंदर वाला भाग होता है यह संयोजी उत्तक का बना होता है। और अंडाशय का कार्य होता है अंडाणु का निर्माण करना और हार्मोन का स्राव करना। तो अंडाशय के बारे में तो आप लोग समझ गए। अब उसके बाद दूसरा भाग होता है फैलोपियन नलिका, जिसको कि हम लोग डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मादा जनन तंत्र का दूसरा भाग होता है फैलोपियन नलिका, जिसका दूसरा नाम डिंब वाहिनी भी होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह जो डिंब वाहिनी होता है, यानी कि यह जो फैलोपियन नलिका है, यह गर्भाशय के ठीक ऊपर अगल बगल भाग में स्थित होता है, यानी कि जस्ट गर्भाशय के बगल में ही यह फैलोपियन नलिका स्थित होता है। अब आप लोग को हम चित्र में बताएंगे कि कहां पर यह कैसे स्थित होता है, लास्ट में हम आपको चित्र में जरूर बताएंगे। जब यह पूरा प्रश्न का थ्योरी हम आपको कंप्लीट करा देंगे तो अंत में चित्र की सहायता से भी बताएंगे कि कहां पर अंडाशय है, कहां पर फैलोपियन नलिका है, कैसे स्पर्म प्रवेश करता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए, तो फैलोपियन नलिका या फिर डिंब वाहिनी के बारे में तो आप लोग समझ गए कि यह गर्भाशय के ठीक ऊपर अगल बगल भाग में स्थित होता है, जिसकी संख्या एक जोड़ी होती है, ध्यान रखिएगा। अंडाशय की संख्या भी एक जोड़ी होती है और फैलोपियन नलिका यानी कि डिंब वाहिनी की संख्या भी मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी होती है, और मादा का निषेचन क्रिया इसी से संपन्न होता है। यानी यदि आपसे कोई पूछ दे कि मादा में निषेचन क्रिया कहां पर संपन्न होता है, तो आपको बताना है फैलोपियन नलिका में। और ध्यान रखिएगा कि फैलोपियन नलिका का एक सिरा गर्भाशय के दीवार से जुड़ता है, यानी कि जो फैलोपियन नलिका है जिसका एक सिरा कहां पर जुड़ता है, तो गर्भाशय के दीवार से, जबकि दूसरा सिरा अंडाशय के बगल में उंगली नुमा एक संरचना होती है जिसे झालर कहते हैं, वहीं से जाकर के जुड़ता है। यानी कि जो फैलोपियन नलिका है इसका एक सिरा गर्भाशय से जुड़ता है और दूसरा सिरा अंडाशय के बगल में एक उंगली नुमा संरचना होती है, वहीं पर जाकर के जुड़ता है। और ध्यान रखिएगा, फैलोपियन नलिका का प्रमुख काम होता है अंडाणु को पकड़ना। क्या काम होता है? अंडाणु को पकड़ना। तो कुल मिलाकर के हम आपको दो भाग के बारे में बता दिए, जिसमें पहला बताए अंडाशय और दूसरा बताए फैलोपियन नलिका, और दोनों की संख्या मादा में एक एक जोड़ी होती है, यानी कि अंडाशय भी एक जोड़ी और फैलोपियन नलिका भी एक जोड़ी। तो फैलोपियन नलिका के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। अब उसके बाद तीसरा भाग होता है जिसका नाम है गर्भाशय, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जहां पर बच्चा पलता है पेट के अंदर। ठीक है, उसका नाम क्या है? गर्भाशय, जिसका दूसरा नाम बच्चेदानी भी होता है, ध्यान रखिएगा। गर्भाशय या फिर बच्चेदानी भी इसको बोलते हैं। तो गर्भाशय के बारे में लिखेंगे कि इसे बच्चेदानी भी कहा जाता है, जिसकी संरचना एक मांसल त्रिभुजाकार होती है, यानी कि एक त्रिभुज के समान, इस प्रकार से, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह मांसल होता है, यानी कि चारों तरफ से से घिरा होता है। ठीक है, तो गर्भाशय का आकार कैसा होता है? एक त्रिभुजाकार होता है, लेकिन एक मांसल त्रिभुजाकार। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है, जिसके दोनों किनारों पर फैलोपियन नलिका स्थित होती है। यानी कि यह जो गर्भाशय होता है इस प्रकार से होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से, जिसका चौड़ा भाग जो होता है यह ऊपर की ओर होता है। जिस प्रकार से आप लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि चौड़ा है और नीचे संकरा है, तो गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है यह चौड़ा होता है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो निचला भाग होता है यह संकरा होता है, ध्यान रखिएगा। जो निचला भाग होता है यह संकरा होता है और जो ऊपर वाला भाग होता है यह कैसा होता है? तो चौड़ा होता है, जिसके पास गर्भाशय यानी कि ग्रीवा होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है और इसी छिद्र के सहारे शुक्राणु प्रवेश करते हैं। यानी कि जो नर का शुक्राणु होता है यह इसी छिद्र के सहारे कहां पर प्रवेश कर जाते हैं? तो मादा के गर्भाशय में प्रवेश कर जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक हम आपको 3 के बारे में बता चुके हैं, जिसमें सबसे पहला
बताए अंडाशय, दूसरा बताए फैलोपियन नलिका और तीसरा बताए गर्भाशय। और गर्भाशय का दूसरा नाम बच्चेदानी होता है। इसका बनावट कैसा होता है तो एक मांसल त्रिभुजाकार होता है। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है जिसके दोनों किनारों पर फैलोपियन नलिका स्थित होती है, जबकि इसका निचला भाग संकरा होता है। संकरा कहने का मतलब कि पतला होता है, ध्यान रखिएगा, जिसके पास गर्भाशय या ग्रीवा होते हैं। इसके बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है और इसी छिद्र के सहारे शुक्राणु प्रवेश करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग गर्भाशय के बारे में भी समझ गए। अब उसके बाद जो चौथा भाग होता है जिसका नाम है योनि, ध्यान रखिएगा, चौथा भाग जिसका नाम है योनि, और कह रहा है कि यह मांसल नलिकार संरचना होती है, यानी कि मांस से बना हुआ एक नलिकार संरचना होती है जिसकी औसत लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। ध्यान रखिएगा, योनि की लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है और योनि का दीवार पेशीय उत्तक का बना होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि योनि का दीवार कौन से उत्तक का बना होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि योनि का दीवार पेशीय उत्तक का बना होता है जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसे वल्बोरिथलर ग्रंथि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां पर कभी कभी पूछ देता है कि वल्बोरिथलर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि योनि का दीवार जो पेशीय उत्तक का बना होता है जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है, और यह जो छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है इसे ही हम लोग वल्बोरिथलर ग्रंथि बोलते हैं। और इसका मुख्य काम होता है कि एक चिपचिपा पदार्थ का स्रावित करना। चिपचिपा पदार्थ का काम क्या होता है, योनि को मुलायम रखना। और यह चिपचिपा पदार्थ कहां से निकलता है तो वल्बोरिथलर ग्रंथि से निकलता है। तो योनि के बारे में भी आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि योनि एक मांसल नलिकार संरचना होती है जिसकी लंबाई कितना होता है तो 7 से 10 सेंटीमीटर, और योनि का दीवार एक पेशीय उत्तक का बना होता है जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसे हम लोग वल्बोरिथलर ग्रंथि बोलते हैं। और इसका मुख्य काम होता है कि चिपचिपा पदार्थ को बाहर निकालना। चिपचिपा पदार्थ इससे स्रावित होता है जो योनि को मुलायम बनाए रखता है। तो कुल मिलाकर के मादा जनन तंत्र के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए कि मादा जनन तंत्र में जो सबसे पहला भाग होता है यह अंडाशय होता है। उसके बाद दूसरा जो भाग होता है यह फैलोपियन नलिका यानी कि डिंब वाहिनी होता है। उसके बाद तीसरा गर्भाशय होता है और चौथा भाग योनि कहलाता है। तो कुल मिलाकर के मादा जनन तंत्र का बनावट जो है यह इन्हीं 4 भागों से मिलकर के होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपसे परीक्षा में यह वाला प्रश्न पूछा जाएगा कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि बना लेंगे। अब चलिए हम आपको चित्र की सहायता से बताते हैं कि किस प्रकार से मादा जनन तंत्र का भाग होता है, यानी कि मादा जनन तंत्र के बारे में हम आपको फिगर की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर चित्र की सहायता से समझते हैं कि मादा जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, मादा जनन तंत्र जिसको सबसे पहले आप अंग्रेजी में जान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम आपको सबसे पहले बताए थे कि सबसे निचले हिस्से को योनि बोला जाता है। तो यहाँ पर चित्र में आप लोग को हम दर्शा करके बताते हैं कि कहाँ पर योनि होता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे निचले वाले भाग यानी कि यहाँ पर जो आप यह वाला भाग देख रहे हैं, यह वाला भाग आप लोग ध्यान से समझिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए। उसके बाद यहाँ से एक नलिका अंदर की तरफ जा रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, और इधर से इधर मुड़ जा रहा है, यहाँ से लेकर के इधर मुड़ जा रहा है, और यहाँ से एक नलिका इधर मुड़ जा रहा है। तो यह जो नलिका है इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन नलिका। इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन नलिका बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जो यह वाला भाग देख रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए, एक भाग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं और एक भाग यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय। हम आपको बताए थे कि मादा जनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय पाया जाता है और एक जोड़ा फैलोपियन नलिका होता है। तो यहाँ पर अब आपको हम बता दिए कि एक जोड़ा फैलोपियन नलिका एक इधर है और दूसरा इधर है। उसी प्रकार से अंडाशय भी हम आपको बता दिए कि एक अंडाशय इधर है और एक अंडाशय कहाँ पर है, इधर है। और गर्भाशय की यदि हम लोग बात करें तो हम आपको बताए थे कि गर्भाशय कहाँ पर होता है,
तो गर्भाशय फैलोपियन नलिका और अंडाशय से जुड़ा हुआ भाग होता है। यानी कि जो यह वाला भाग आप लोग देख रहे हैं, यह वाला भाग यही गर्भाशय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह वाला भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय कहलाता है। जिसमें हम आपको बताए थे कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय का जो पहला सिरा होता है यह फैलोपियन नलिका से जुड़ा होता है, जहां पर आप लोग यहां पर देख रहे हैं। और बताए थे कि जो दूसरा भाग होता है वह गर्भाशय से जुड़ा होता है। तो दोनों तरफ आप लोग अंडाशय में देख लीजिए, दोनों तरफ आप लोग अंडाशय को ध्यान से देखिए। जो पहला सिरा है फैलोपियन नलिका से जुड़ा है और जो दूसरा सिरा है यह गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। यदि हम लोग इस साइड आ जाए तो पहला सिरा है जो गर्भाशय से है और दूसरा सिरा फैलोपियन नलिका से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो मानव जनन तंत्र होते हैं, यानी कि जो माता जनन तंत्र होते हैं, उसका यही कार्यभार होता है। उसका भाग कौन कौन सा होता है, कहां कहां पर होता है, हम आपको बता दिए। यदि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो तो आप लोग यहां से भी समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नीचे यहां पर योनि हमारा हो गया, यहां पर हमारा ग्रीवा हो गया, यहां पर हमारा गर्भाशय हो जाता है। इस जो यहां पर भाग है और जो यहां पर भाग है इसको अंडाशय बोलते हैं, और जो यह वाला भाग हो गया और जो यह वाला भाग हो गया इसको हम लोग फैलोपियन नलिका बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मादा जनन तंत्र के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाए कि मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें तो यही वाला चित्र आपको बना देना है। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम से आप लोग यह चित्र बना लेंगे और नाम दर्शा देंगे कि कहां पर योनि है, कहां पर ग्रीवा है, कहां पर गर्भाशय है। यदि आप लोग इतना कर देते हैं तो फिर आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग यह वाला प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि मादा जनन तंत्र का बनावट कैसा होता है। यहाँ पर हम हाथ से चित्र बनाए हैं जो कि बिल्कुल एक उसी प्रकार से मिलता जुलता है, लेकिन उतना अच्छा से नहीं बन पाया है। आप लोग को जिस प्रकार से अभी हम फिगर दिखाए उस प्रकार से आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि मानव में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यानी कि यह कैसे निर्धारण होता है, यह कैसे फैसला लिया जाता है कि जो पेट में पल रहा बच्चा है, जो गर्भाशय में बच्चा है, यह लड़का होगा या फिर लड़की होगी। यानी कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में बताना है। तो चलिए इसके बारे में हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि सामान्यतः मानवों में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। मानवों में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं। दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, या तो XX होता है, ध्यान रखिएगा, या फिर XY होता है, ध्यान रखिएगा। यह जो XX होता है यह औरतों में पाया जाता है, यानी कि महिलाओं में, और यह जो XY होता है यह पुरुषों का गुणसूत्र है। XX किसका गुणसूत्र है? तो महिलाओं का गुणसूत्र है, और XY किसका गुणसूत्र है? तो पुरुषों का गुणसूत्र है, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। पहले आप लोग इसका थ्योरी ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि सामान्यतः मानवों में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे ऑटोसोम कहा जाता है। कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ देता है कि ऑटोसोम क्या है, तो आप लोगों को यही बताना है कि सामान्यतः मानवों में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होते हैं, जिसे हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, तथा शेष बचे गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है, और इसी से लिंग का निर्धारण होता है। इसी से क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। चलिए इसके बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा कि मादा में गुणसूत्र की संरचना XX, अभी हम आपको बताए कि मादा में गुणसूत्र की संरचना XX और नर में गुणसूत्र की संरचना XY होता है। अभी हम आपको बताए कि यदि XX है तो मादा का गुणसूत्र है, और यदि XY है तो यह पुरुष का गुणसूत्र है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि यदि मादा का X गुणसूत्र नर के X गुणसूत्र से मिलकर युग्मनज बनाता है XX, ध्यान रखिए। तो जाहिर सी बात है कि यदि मादा का X मिलेगा और पुरुष का भी X मिलेगा तो XX बनेगा। लेकिन यही हम लोग इसका उल्टा कर दें, यानी कि मादा का X और पुरुष का Y कर दें तो XY बन जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जब XX होता है तो लड़की, और जब XY होता है तो लड़का पैदा लेता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बारे में आगे हम और आपको विस्तार से बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझिए। कह रहा है कि जब मादा का X गुणसूत्र और पुरुष का भी X गुणसूत्र मिलता है तो XX बनता है, तब जन्म लेने वाला बच्चा लड़की होती है। यानी कि जब पुरुष का भी X और मादा का भी X, अगर दोनों का X गुणसूत्र मिल रहा है तो लड़की पैदा लेगी। उसी प्रकार से नर का Y गुणसूत्र और मादा के X गुणसूत्र
का जब मिलान होता है तो XY बनता है, और जब XY बनता है ऐसे में जो जन्म लेने वाला बच्चा होता है यह लड़का होता है। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, तो कहने का मतलब हुआ कि अतः लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, यानी कि बच्चा पैदा जो हो रहा है यह लड़का होगा या फिर लड़की होगी, यह निर्धारण मादा के गुणसूत्र से नहीं होता है बल्कि पिता के गुणसूत्र से होता है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझिए तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ध्यान से आप लोग समझिए, अभी हम आपको बताए कि मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुष में XY गुणसूत्र पाया जाता है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहाँ पर मादा का X गुणसूत्र जब पुरुष के X गुणसूत्र से मिलेगा तो लड़की पैदा लेगी, वहीं जब मादा का दूसरा गुणसूत्र जो X है यदि यह भी जाकर के X से ही मिल जाए फिर भी लड़की पैदा लेगी। लेकिन यहीं जब मादा का X गुणसूत्र पिता के Y गुणसूत्र से जाकर के मिल जाए, यानी कि मादा का X गुणसूत्र पिता के Y गुणसूत्र से यानी कि नर के Y गुणसूत्र से जाकर के मिल जाए तो फिर लड़का पैदा लेता है। कभी कभी आप लोग सुनते होंगे कि किसी किसी व्यक्ति का सिर्फ लड़की ही पैदा होता है, तो कैसे होता है इसके बारे में ध्यान से समझिए। उसका सिचुएशन कुछ ऐसा होता है कि मादा का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से जाकर के मिल रहा है, फिर भी मादा का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिल रहा है, यानी कि जब तक मादा का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से नहीं मिलेगा तब तक लड़की ही पैदा लेगी, तब तक लड़का पैदा नहीं लेगा। और जैसे ही X गुणसूत्र जाकर के Y गुणसूत्र से मिल गया तो समझिए कि लड़का पैदा ले लेगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि XY का खेल क्या होता है, ठीक है। पुरुष में XY और मादा में XX आप लोग ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर समझाया गया है, जैसे देखिए इस ग्राफ को आप लोग जरा अच्छे से समझिएगा। कह रहा है कि ऊपर में नर हो गया और नीचे मादा हो गया। अभी हम आपको बताएं कि 22 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यानी कि 44 गुणसूत्र पाया जाता है। तो नर में 44 गुने XY कर दिए। अब XY हम लोग क्यों कर दिए? क्योंकि पुरुष में XY होता है, और इधर 44 गुने XX कर दिए क्योंकि मादा में XX होता है। अब इसको हम लोग 22 जोड़ा बना देंगे, यानी कि 22 अलग अलग भाग में बांट दिए। देख लीजिए यहां पर भी 22 और यहां पर भी 22। तो नर में क्या हो रहा है कि एक तरफ 22 प्लस X हो गया और दूसरी तरफ 22 प्लस Y हो गया, लेकिन मादा की तरफ तो 22 प्लस X और 22 प्लस X ही रहेगा क्योंकि मादा में XX गुणसूत्र होता है। तो यहां पर संभावना 50-50% हो जाता है, यानी कि 50% लड़की का संभावना और 50% लड़का का संभावना। यदि X जाकर के X के साथ मिल जाता है, ध्यान से देखिए, यदि X जाकर के X के साथ मिल जाता है तो लड़की, उसके बाद यदि X जाकर के X के साथ मिल जाता है तो भी लड़की, लेकिन यदि Y जाकर के X के साथ मिल जा रहा है तो लड़का, और Y जाकर के X के साथ मिल जा रहा है तो लड़का। यानी कि लड़का होने का चांस भी 50% है और लड़की होने का चांस भी 50% है। लेकिन लड़का होगा या लड़की यह किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो नर के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बस आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि मादा में XX होता है और नर में XY होता है, और जब तक X जाकर के Y के साथ नहीं मिलेगा तब तक लड़का पैदा नहीं होगा, सिर्फ लड़की ही पैदा होगी। लेकिन जब XY का मिलान हो जाएगा तो लड़का पैदा लेगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के आज हम आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रश्न बताएंगे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न तो हम आपको बता दिए मादा जनन तंत्र के बारे में, और दूसरा प्रश्न बताए कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। मादा जनन तंत्र के बारे में तो हम आपको बता दिए, अब अगला प्रश्न है कि नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करें, जो कि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जवाब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो अगला क्लास करना आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो है नर जनन तंत्र। ध्यान रखिएगा, आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे, बारीकी से समझा करके बताएंगे। तो चलिए आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए, और कमेंट में हमें बताइए, क्योंकि आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं आप लोग। तो कमेंट में आप हमको जरूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर कमेंट करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।